नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो जिस बात की शंका थी, आशंका थी, वही हो रहा है। स्पीकर को लेकर इलेक्शन। जी हां, यह तीसरा मौका है संसदीय इतिहास का, 72 सालों के इतिहास का, जब तीसरी बार स्पीकर को लेकर इलेक्शन होने जा रहा है। आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन जाती थी और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पद नियुक्त उन पर जो जिनको करना होता था उनको कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। विपक्ष भी मजबूत है पिछले 10 सालों के अगर संसदीय चीजों को देखें तो, क्योंकि 10 सालों में सत्ता पक्ष ही इतना मजबूत था, पूर्ण बहुमत के साथ था कि कोई कुछ कह या सुन नहीं सकता था। लेकिन इस बार विपक्ष की ताकत जो है वो भी बढ़ गई है। तो ऐसे में होने जा रहा है स्पीकर का इलेक्शन। अब ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, एक शक्ति प्रदर्शन भी है। कैसे, इस चर्चा में हम आपको डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े। संजीव जी, मैंने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, एक शक्ति प्रदर्शन भी है। विपक्ष ये जताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि किस तरह से हमारी मौजूदगी भी है। एक आंकड़ों के लिहाज से भी दिखाएगा। जीत हो या ना हो, इस बात पे डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पे है कि हम करना क्या चाहते हैं, विपक्ष करना क्या चाहता है, वो दिखाना क्या चाहता है। शक्ति प्रदर्शन ही एक चीज है या फिर और कुछ भी है इसके पीछे? देखिए, दरअसल जो देश की राजनीति होती है, जो जनमानस का मिजाज होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन आपको हर बार लोकसभा में आंकड़ों के रूप में दिखाई पड़ता है। नियम यही कहते हैं। तो इस बार जो मिजाज वोटर्स का था, उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों को हमें कम करना है और जो उनके विरोधी हैं उनके आंकड़ों को हमें ज़्यादा करना है। तो जब ये मैंडेट देकर के भेजा है देश की जनता ने, तो उस मैंडेट के अनुसार विपक्ष को आचरण भी करना पड़ेगा। जो लोग हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, वोटर जो है वो सबसे प्रमुख है। तो कहीं भी इस बार के जनादेश में ये संदेश नहीं है कि सर्वसम्मति जो है वो आप कर लीजिए। आपको हमने वहाँ इसीलिए भेजा है कि आप टकराइए, आप भिड़ जाइए। और ऐसा लगता है कि इस संदेश को बखूबी समझते हुए विपक्ष के लोगों ने ये तय किया है कि हम लड़ते हुए ज़रूर दिखाई पड़े। जीतना न जीतना जो है वो तो पहले से तय है जहाँ तक स्पीकर का चुनाव है। और स्पीकर की ही बात क्यों, आने वाले दिनों में जब बिल पारित होंगे तो उस वक्त भी आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष हमेशा आंकड़ों में 20 पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी तो वो सरकार में है। बिल्कुल। लेकिन आप किसी बात को लेकर के सर्वसम्मति हो जाए और उस सर्वसम्मति में विपक्ष की आवाज़ कहीं आए ही नहीं, तो फिर ऐसे सर्वसम्मति नहीं चाहिए। ये जनता का जनादेश जो है, इसे लेकर के बहुत ही ज़्यादा संजीदा है विपक्षी दल। और आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक एक साथ होकर के इस बात को तय कर रहा है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात को नहीं मानेंगे अगर वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। यह दरअसल एक संदेश जो ज़मीन से आई है, उसी का आप प्रतिफल संसद में देख रहे हैं। उसी ध्वनि को आकार लेता हुआ आप संसद में देख रहे हैं। विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी आंकड़े हैं। उनकी भले ही हार हो जाएगी कल, लेकिन उसमें भी वो जीत देख रहे हैं। जीत वो किस तरह की जीत है? क्योंकि जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो सत्ता पक्ष थोड़ा मायूस, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे मायूस नजर आई, जैसे हार गई हो। जबकि सबसे ज़्यादा सांसद उनके हैं, 240 का आंकड़ा उनके पास है। बावजूद इसके वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो जीता हुआ महसूस कर रहा है। क्या वो जो मैंडेट आने के बाद की जो खुशी थी या फिर वो एक उत्साह था, वो अब संसद के अंदर भी नजर आएगा? जो इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में विपक्ष अपने आप को जीतता हुआ महसूस कर रहा था, वो क्या कल संसद के अंदर जब वोटिंग होगी, तमाम चीजें होंगी, तो क्या वही रिफ्लेक्शन वहां पर भी दिखाई देगा? देखिए, अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और देश की जनता समहाउ बहुत लोग इस देश में मान भी रहे थे कि उनको 370 आ सकता है। 370 नहीं तो 350 आएगा, 325 आएगा, पर 303 से कम आएगा,
ऐसा कम ही लोग सोचते थे। बड़े बड़े जो लोगों ने प्रिडिक्ट किया वो तक गलत हो गए, गलत हुए और इतनी एजेंसियां लगी वो भी गलत हो गई। और लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि विपक्ष मजबूत है तो भले ही जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन एक मजबूत विपक्ष आपको दिखेगा। ये आकलन में आ रहा था। जीत का मार्जिन हर जगह देखा जा रहा है कि घट गया है। और जो जीत प्रधानमंत्री के ही केस में आप देख लीजिए कि वो 1.5 लाख की मार्जिन से जीत पाए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जनमानस का मिजाज बदल रहा था और उस बदले हुए मिजाज की एक तस्वीर आपको संसद में दिखाई पड़ रही है। अब जबकि 370 का टारगेट और 240 का रियलिटी ये सामने है, तो डिफरेंस 130 का है। इस डिफरेंस को ही अपने आप में मानकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो खड़े लोग हैं वो विक्ट्री मान रहे हैं। 272 नहीं पहुंचने दिया हमने, उनको रोक लिया, इसी को वो जीत मान रहे हैं। मानने के लिए कोई कुछ भी मान सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्री पोल अलायंस के दम पर आज सरकार में है, इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीटें छोड़ी थी और उनको जिताने में मदद की थी, और वो जीतने के बाद आकर के उनका सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो नीतीश बाबू हैं, चंद्रबाबू या फिर चंद्रबाबू हैं, या फिर एक नाथ शिंदे बाबू हैं। प्राइमरली इन तीनों से ही बन जा रही है सरकार, और बाद में एलजेपी है और तमाम दूसरे दल हैं। तो इन लोगों के साथ प्रीपोल अलायंस है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बारे में जिस तरह से एक आवरण खड़ा किया था, पिछले 2 बार 282 और 303 के आंकड़े आए थे उसके, और ऐसा लगता था कि वो अजेय अविजित जैसी स्थिति है। वहाँ से लोकतंत्र की ताकत देखिए, खींच करके नीचे 240 पर खड़ा कर दिया। और ऐसे में अगर जीत का दावा न करे विपक्ष तो क्या करे? उसे भी ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी दफ़ा भी वो जीत जाए और फिर तो मलिया मेट हो जाएगा। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना, कहते हैं कि वो जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ाया है। जितनी सीटें वो जीता करते थे उससे ज़्यादा जीते हैं। पर आप इस बात को देखिए, 9% जीता करते थे, 28% अब हो गया है। लोग कह रहे हैं कि 300% बढ़ गया है, 9 तिया 27, है ना। तो आंकड़ों की बाजीगरी तो इस तरह से होती है। पर सवाल यहाँ आके ख़त्म नहीं होता है कि लोकसभा में क्या हो गया। सवाल ये है कि लोकसभा के चुनाव के बाद अब क्या? तो अब ये है कि लड़ते हुए दिखने के लिए एक ताकत जो ज़रूरत होती है वो जनता ने आपको देती है। आप लड़ते हुए दिखे, और अगर आप दिखेंगे लड़ते हुए, तभी हम आपको आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें इस काबिल बनाएंगे कि आप राज्य विधानसभा चुनाव में जीत पाएँ। बड़े बड़े राज्य चुनाव में जा रहे हैं, आप लड़ते तो दिखिए। और शायद इसी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए विपक्ष इस लड़ाई में कूद रहा है। मुझे यकीन है कि कल भारतीय जनता पार्टी जितना उसका आंकड़ा 293 का अभी है उससे ज़्यादा लेकर के वो आएगी, क्योंकि सरकार बनने के बाद एक स्टेबल सरकार के साथ बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और अभी जो जानकारी आ रही है, जो आंध्र प्रदेश में हार गए चुनाव जगन मोहन, उनके विरोधी जो है वो बीजेपी के साथ हैं, चंद्रबाबू, लेकिन फिर भी वो भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं और बिरला जी के नाम पर 4 अपने उनके समर्थक उनको वोट देंगे। इस तरह से सुना है 4-5 और भी जमा हो गए हैं। तो 10-11 का एक आंकड़ा है जो कल बढ़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आंकड़ा 300 के पार चला जाएगा। पर क्या ये 234 का जो आंकड़ा है ये स्टेबल रह जाता है? अच्छा, ये भी पता चलेगा कि इंडिया और एनडीए खेमे में है कौन कौन। ममता बनर्जी को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं कि ममता बनर्जी किस तरफ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी या इस तरफ रहेंगी या फिर कहीं नहीं रहेंगी, ये भी हो सकता है। तो अगर इंडिया के साथ वो नहीं रही तो एक तरह से फजीहत इंडिया ब्लॉक की होगी, क्योंकि वो लगातार इंडिया इंडिया करती आई हैं, उनको शामिल किया गया। हालांकि कांग्रेस के साथ उनकी खटपट रही, इलेक्शन भी उन्होंने अलग लड़ा, लेकिन अभी भी वो इंडिया ब्लॉक की ही कही जाती हैं। कल पता चलेगा असल में कौन किधर है। असल में देखिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक के जो संबंधों का सवाल है, तो उसमें ये आपको समझना पड़ेगा कि अधीर रंजन चौधरी
वो एक बहुत बड़े इरिटेंट के तौर पर मौजूद थे। माफ़ करेंगे अगर वो इस शब्द से वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एकमात्र व्यक्ति थे जो चुनाव जीत के आते थे अपने दम पर, और वो जानते थे कि ममता बनर्जी का विरोध के बगैर वो जीत नहीं सकते हैं वहाँ पर, तो वो विरोध किया करते थे। इस बार वो चुनाव हार गए, अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए, तो उनके हारने के बाद अब उनकी यहाँ पर मौजूदगी है नहीं। तो वो ममता बनर्जी के साथ मित्रता में जो कांग्रेस के आड़े आती थी बात, वो थी अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी। अब वो नहीं है तो साथ है। अभी जो बैठक चल रही थी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निवास पर, उसमें डेरेक ओब्रायन बैठे हुए हैं। अच्छा, तो तृणमूल कांग्रेस की सहभागिता है और वो अलग नहीं हो रहे हैं, और जाएंगे भी कहाँ। देखिए, जो मुस्लिम बहुल राज्य माना जाता है, 30% के आसपास आबादी मुस्लिम आबादी कही जाती है कि पश्चिम बंगाल में है, कई सीटों को वो प्रभावित करते हैं। तो आज की तारीख में जब दो ही खेमे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक कांग्रेस के साथ, तो वो जाएंगी किधर। हाँ, ये बात है कि उनकी नाराज़गी इसलिए सामने आ रही थी कि लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि सुरेश के बारे में या उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करने से पहले। और दूसरी और ज़्यादा बड़ी वजह है कि के सुरेश दलित समुदाय से आते हैं, और हर बार ये तोहमत लगता है कांग्रेस के ऊपर कि वो इस तरह के क्राइसिस सिचुएशन में दलित समुदाय के व्यक्ति को आगे कर देती है, और वो कोशिश ये करती है कि आपके सामने एक मोरल क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाए। वो याद दिलाया जा रहा था कि देखिए, उन्होंने नंबर्स नहीं थे फिर भी मीरा कुमार को राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा दिया था 2017 में, नंबर्स नहीं थे, उपराष्ट्रपति का चुनाव शिंदे जी को लड़वा दिया था। तो ऐसा वो करते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। यहाँ भी वो दलित समुदाय से आने वाले के सुरेश हैं, और कहीं ना कहीं एक मॉरल क्वेश्चन लोगों के सामने खड़ा होगा। हालांकि लोग जो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें असहज करती हैं। तो तृणमूल कांग्रेस कहीं नहीं जा रहा है, और विपक्ष का जो आंकड़ा है वो वहीं रहेगा। वो भी एक तरह से साबित किया जाएगा विपक्ष द्वारा कि देखिए, हम मजबूत हैं, एकत्रित हैं। सत्ता पक्ष को ये लग रहा है कि चलिए अब ये लड़ने आ गए हैं तो हम अपने असली आंकड़े के बारे में इनको बता दें, और वो 300 से ऊपर है। पर कहाँ वो 300 जो अपने दम पर था, और कहाँ ये 300 जो सहयोगियों को बटोर के जमा करके और किसी तरह से ये आंकड़ा बनाया जा रहा है। बीजेपी क्या इस स्थिति में असहज है कुछ, मतलब कैसे देखा जाए? क्योंकि उनकी सरकार भी है, उनके नेता बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उस पद पर हैं जहां पर वो पिछले 10 सालों से हैं। भले ही बैसाखी की सरकार है, लेकिन है तो मुखिया वहीं। सारे बड़े डिपार्टमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथों में हैं। कुछ भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो उन्होंने दे दी हो अपने सहयोगियों को जिससे असहज महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी असहज है इस स्थिति में। हम कैसे समझें इस चीज़? देखिए, जो आंकड़े आए हैं, जो नतीजे आए हैं, वो यकीनन असहज करते हैं, लेकिन इस बात को महसूस कीजिए कि अगर ज़रा सा भी उन्होंने स्पेस छोड़ दिया, अगर डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया, तो इसे विक्ट्री सेलिब्रेशन के तौर पर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात से घबराई है कि हमने अगर डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया तो यही कहा जाएगा कि विपक्ष मजबूत हुई, इसीलिए डिप्टी स्पीकर का पद मिला। वो छोड़ नहीं रहे हैं। जो बात आपने कही, चाहे वो मंत्रालय का बंटवारा हो, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर का इलेक्शन हो, हर वक्त भारतीय जनता पार्टी कुछ उसी अंदाज में बिहेव कर रही है जिस तरह से वो तब करती थी जब उसके पास पूर्ण बहुमत था। वो इंप्रेशन देना चाह रही है इस तरह का। ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि कुछ कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, हम पहले भी जिस हनक के साथ थे हम वैसे ही हैं। क्योंकि हल्का भी अगर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आत्मविश्वास डोल गया है तो फिर दुश्मन चढ़ाएंगे। तो वो इस बात को बार बार एहसास दिला रहे हैं कि हम उतने ही टफ हैं, आने वाले दिनों में हमें और आप ज़्यादा अग्रेसिव देखेंगे। अब वो देखना पड़ेगा कि पॉलिसी इश्यूज़ में कौन कौन से ऐसे फैसले हैं वो ले पाती है जिस तरह से वो पहले ले लेती थी। इस बार क्या वो CAA NRC जैसे कानून पास करा ले जाएगी? क्या वो का सेंसस के सवाल को और ज़्यादा दूर धकेल पाएगी? तमाम प्रश्न होंगे, लेकिन वो भविष्य के अभी गर्भ में है। फिलहाल वो इम्प्रेशन दे रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल।
ये देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गठबंधन की जो सरकारें होती हैं उसमें मजबूत अगर न बने रहें तो जो एलाइज है ना वो बड़े परेशान करते हैं, जो सहयोगी होते हैं तो वो बहुत परेशान करते हैं। तो जब तक कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से जोड़ तोड़ करके अपने आंकड़े नहीं बढ़ा लेती है, वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएगी। वो इस बात को बखूबी जानती है कि 2, 4, 5 एलाइज जोड़ भी लें ये आज की तारीख में तो भी सरकार बहुत आसानी से जो कुनबा है उनका नहीं बनेगा जब तक इंडिया अलायंस का, जब तक कि टीडीपी और जेडीयू नहीं जाती है। तो इनको खुश रखना है और बाकी चीज़ें जैसी चल रही हैं। और मिजाज जो लग रहा है टीडीपी और जेडीयू का, उसमें कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चैलेंज पैदा करने वाले हैं सरकार के लिए। तो सरकार चल रही है, इम्प्रेशन देने की कोशिश हो रही है कि हम मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन में स्पीकर के पद को ले जाया गया है, ये इस बात का प्रमाण है कि आज की तारीख में बहुत उत्साहित विपक्ष है और विपक्ष को ये लग रहा है कि अब मौका आ चुका है जहां से टेक ऑफ लिया जा सकता है। जितने तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो संसद से सड़क तक उसके लिए संघर्ष किया जाए, और जिसको कहा जाता है कि यहाँ से वो गांठें खुलनी शुरू हो गई क्या, भारतीय जनता पार्टी एक इंप्रेशन दे रही है, नहीं खुलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपनी संख्या को और उस ताकत को बेहतरीन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी कोशिश में विपक्ष ये चुनाव लड़ रहा है। चलिए, अब लोकतंत्र में कहा ही जाता है कि जितना विपक्ष मजबूत होना चाहिए उतना ही माफ कीजिए, जितना सत्ता पक्ष मजबूत होना चाहिए उतना ही विपक्ष भी होना चाहिए। तो विपक्ष मजबूत तो है और मजबूती के साथ संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज भी करा रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद स्पीकर को लेकर इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये तो अभी शुरुआत है। अगले 5 साल में बहुत कुछ होने वाला है जिसकी चर्चा हम इसी मंच से करेंगे। आपको क्या लगता है, स्पीकर को लेकर ये जो लड़ाई होने जा रही है, जंग होने जा रही है, इसका क्या संदेश है, क्या संकेत देने की विपक्ष कोशिश कर रहा है? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।